जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज तारीख है 23 फरवरी और दिन है शुक्रवार। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नजर देख लेते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ही होंगे, है ना। तो चलिए देखिए क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। केंद्र सरकार ने क्या बोल रहा है भैया, आंतरिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत एफडीआई का छूट दिया है। इंपोर्टेंट है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा जमी हुई झील, जमा हुआ झील कहने का मतलब है पानी है, जम जाता है ठंडा में, ठीक है। और इस तरह का मैराथन हुआ है, बहुत सारे देशों के जो धावक होते हैं भाग लिए हैं, और हमारे इंडिया में हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेशी मतलब भारत का कौन ऐसी कंपनी है जो जासूसी उपग्रह बनाया है, और निजी कंपनी है, ठीक है। अप्रैल में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, और किससे भैया, स्पेस एक्स है ना, उसी से लॉन्च करेंगे, है कि नहीं है। और इसका जो है ऑपरेटिंग होगा अपना इंडिया में, इसका सेंटर बनाया जाएगा बेंगलुरु में, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी देखेंगे। उसके बाद क्या है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो आपका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे। उसके अलावा क्या है, ऑपरेशन स्पाइट, देखिए अभी चला था आपका लाल सागर में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जन, उसी तरह से ऑपरेशन आपका स्पाइट चलाया गया है, और ये लाल सागर में ही चलाया है। लाल सागर क्या है भाई, तो ये लाल सागर एक सागर है, ठीक है, कुछ और नहीं समझना है। किस देश में क्या बोल रहा है, सीमन साई। देखिए सीमन साई क्या है ना, ये बहुत परंपरा 1000 साल पुराना ये आपका महोत्सव होता था, और वहां पे कुछ लोगों का कमी की वजह से एज कट का मतलब देखते हुए ये क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। तो इसका लास्ट आयोजन था, तो थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। वर्ल्ड स्तर पर चीजों को कभी काल पूछ लिया जाता है। अब क्या है भैया, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, अभी देख रहे हैं सरकार ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए के कितना काम कर रही है। चलिए, और अपने भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग को देखेंगे हम लोग, जिसका नाम T50 है। कहेगा कि T50 क्या है, तो क्या कहिएगा कि रेलवे सुरंग है, ठीक है। आज से कुछ दिन पहले आपको चिनाब नदी पे हम बताए थे कि सबसे ऊंचा क्या बना था, रेल बना, मतलब रेल पुल बना था, ठीक है, जिसको चिनाब पुल का नाम दिया गया था। आज से कुछ दिन पहले बताए थे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा क्या बना था, तो क्या बोलिएगा, समुद्र पुल बना था, ठीक है। तो उसी तरह से सुरंग बना है, अभी उद्घाटन हो गया, मोदी जी किए थे उस दिन, ये क्वेश्चन छूट गया था जिस दिन हम कराए थे, तो सोचिए थोड़ा बता देते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने आंतरिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह जानिए कि एफडीआई मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या आने का मतलब यह हुआ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी किसी देश का मतलब एक देश का कोई व्यक्ति हो या संस्था हो, ठीक है, कोई दूसरे देश में अगर अपना बिजनेस के पर्पज से कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, तो ऐसे इन्वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं, ठीक है। यानी बिजनेस के पर्पज से एक देश का नागरिक दूसरे देश में अगर कोई कंपनी में या कोई संस्था में अगर निवेश करता है, तो ऐसे निवेश को क्या कहेंगे, एफडीआई कहेंगे। तो केंद्र सरकार क्या किया है, जो आंतरिक वाला क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें हम लोग सैटेलाइट देखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े उपग्रह देखते हैं, बड़ा बड़ा काम हो रहा है, तो इस तरह के चीजों में क्या किया है सरकार ने, अभी अपना मंजूरी दिया है 100% एफडीआई की, भैया 100% इसका क्या होगा, भागीदारी होगा, ठीक है। तो चलिए, इसको कई भागों में बांटा गया है सरकार के द्वारा, कल ही घोषणा किया गया, तो इसको बिल्कुल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 100% एफडीआई हो गया। तो एफडीआई क्या है, तो बात समझ गए हैं कि किसी एक देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे देश में व्यावसायिक गतिविधियों में किए गए निवेश, या कम, अब मतलब कहने का मतलब है व्यावसायिक गतिविधि, यानी कोई कंपनी हो उसमें आप निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे निवेश को क्या कहते हैं हम लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करता है। बात क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने उपग्रह उप क्षेत्र को फॉरेन इन्वेस्ट के लिए 3 अलग अलग भागों में बांटा है। ये जो उपग्रह क्षेत्र वाला है, ठीक है, इस क्षेत्र को ना इन्वेस्ट के लिए क्या किया भैया, 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन सा भाग है, आपका उपग्रह विनिर्माण क्षेत्र है, एक है लॉन्च और संबंधित सिस्टम है, और तीसरा क्या, उपग्रह ग्राउंड आपका सेगमेंट है। तो ये वाला उपग्रह और विनिर्माण क्षेत्र में 74% एफडीआई है, लॉन्च और संबंधित सिस्टम से 49% है, और ये उपग्रह ग्राउंड सेगमेंट से ये कितना प्रतिशत है, 100% एफडीआई को क्या किया है भैया, प्रावधान किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। ये आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एफडीआई कितना प्रतिशत मंजूरी दे दिया है, तो 100% दिया है। कितने कैटेगरी में बांटा है, 3 कैटेगरी में एफडीआई। समझ गए हैं कि एफडीआई क्या होता है, ठीक है। एफडीआई होने से बहुत ज्यादा क्या होता है, लाभ होता है कि नहीं है। कोई भी व्यवसाय, अब मान लीजिए कि विदेशी कंपनी हमारे देश में या विदेशी लोग, कोई भी व्यक्ति अगर अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो यहाँ पे रोजगार मिलेगा, है कि नहीं है। जब रोजगार मिलेगा तो बहुत सारा चीज अपने आप, जहां इन्वेस्टमेंट हुआ वहां पे सब कुछ अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है। चलिए, दुनिया के सबसे ऊंची जमी हुई झील पर मैराथन कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंची जमी हुई झील कहने का मतलब क्या है, कुछ झील है, मान लीजिए झील है, ठीक है। अब झील में क्या हो जाएगा, पानी होगा, और पानी होने के बाद ये जम जाना चाहिए, तो ये होगा कहाँ पे भाई, ठंडा क्षेत्र में। तो हमारे इंडिया में ठंडा क्षेत्र कहाँ है, तो क्या कहिएगा, लद्दाख वाला क्षेत्र में है, जो ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र में पड़ता है कि नहीं है। तो वहां पे लद्दाख में आपका एक पेंगोंग झील है, ठीक है। तो पेंगोंग झील में ये आपका दूसरा संस्करण था, इस तरह का आपका आयोजन किया गया। मतलब क्या कि
जमी हुई झील में मैराथन करवा गया है, ठीक है, और ये फाइनली आपका हो गया। कहाँ पे भैया? लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को बना था। ये है आपका कौन? पेंगोंग झील, ठीक है। और ये बात आप लोग जान जाइए, ये वाले को ऐसे करके हम लोग एकदम हमेशा एक बात दिमाग दिमाग में याद रखेगा, ये वाला हम लोग के पास नहीं है, ये वाला अभी हम लोग लेने वाले हैं। इसको हम लोग कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान है ये, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं अक्साई चीन है। ये क्या है? ये अक्साई चीन है। और यहीं पे ऐसे करके चाइना वाला के साथ जो बॉर्डर साझा करते हैं, इसको एलएसी कहते हैं, ठीक है। ये पे आपका हॉट स्प्रिंग है, ठीक है। और उसी के बगल में आपका ये आपका पेंगोंग लेक है। और यहाँ पे और एक जगह में आपका जो है हमेशा विवाद में रहता है, वो कौन सा जगह था? अभी हाल फिलहाल में जो है यहाँ पे झड़प भी हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक नदी भी बता, नाम याद नहीं आ रहा, जैसे आता है बताता है। तो ये क्या है भाई? ये सियाचिन ग्लेशियर है, नीचे में आइएगा। ये ऐसे करके आपका ससगम वैली है, इधर वाला क्षेत्र में ससगम वैली है। और ये लोकेशन आपको एकदम बिल्कुल भी याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा फंस जाइएगा। बहुत बार यहाँ से लोकेशन से संबंधित पूछ देता है, ठीक है। कहेगा कि पेंगोंग झील है, ये जो सिंधु नदी है किधर से जाता है? उसके ऊपर से कि नीचे से? तो लेह सिंधु नदी के ऊपर में है कि नीचे में? ऊपर। तो क्या कहिएगा? लेह जो है ना सिंधु नदी का जो है दायां वाले साइड में है, ये नीचे से होकर ऐसे करके निकलता है, ठीक है। ये आपका काराकोरम सरेनी, ठीक है। और यहाँ पे आपका कौन सा? लद्दाख सरेनी इसके बीचों बीच होकर निकलता है। तो ये एरिया बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए। यहाँ से एकदम छोटा छोटा घुमा पूछा के पूछ देगा, ठीक है, कि अक्साई चीन किसके साइड में पड़ता है, अक्साई चीन के बगल में कब कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी जानना जरूरी है। चलिए आइए, पैंगोंग क्या है भैया? पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन, ठीक है। जो मैराथन आपका हुआ था कहाँ पे भैया? ये लद्दाख में। इसको पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन भी कहा जाता है। इसका आयोजन लद्दाख में किया गया। इसका दूसरा संस्करण था। 7 देश के 120 धावक इसमें शामिल हुए थे। देख रहे हैं, देखिए जब झील जम जाता है तो पानी क्या होता है? बहुत जमने के बाद उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये करने का मकसद ये है कि जो हिमालय से आपका ग्लेशियर पिघल रहा है ना, तो उसमें लोग को क्या करना है? जागरूकता करना है, ठीक है, जागरूकता करना है। देखिए भैया, ये जो है पर्यावरण आपका जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से क्या क्या स्थिति हो सकता है, तो इन सब जागरूकता को लेकर के इस तरह का यहाँ पे दौड़ आयोजित करवाया गया था। कहाँ पे? हमारे इंडिया में। कौन सा? और पेंगोंग लेक याद रखेगा कि पेंगोंग लेक कहाँ पे है? लद्दाख में। कौन वाले साइड में है? तो क्या कहिएगा? अक्साई चीन वाले साइड में, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान वाले साइड में नहीं है, ठीक। अब सुनिए दूसरी बात, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का अगर झील कहेगा तो जम्मू कश्मीर में है, जो आपका इधर आ जाएगा, ठीक। वुलर झील जिसको बोलते हैं। कौन सा झील कहते हैं? वुलर झील। और पूरे विश्व में मीठे पानी का झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर झील है। और सबसे बड़ी झील दुनिया का कौन सा है? सॉरी, क्या बोल दिए हैं सब, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है आपका कैस्पियन सागर, गलत बोले शायद। ये आपका यहाँ पे ये जो है अमेरिका में आपका पड़ता है। कौन सा झील है भैया वो? अमेरिका में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील सुपेरियर झील है। कौन सा झील कहिएगा? सुपेरियर झील है, ठीक है। और सुपेरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, अमेरिका में है। भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कहिएगा तो वुलर झील हो जाएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील कहेगा तो आपको क्या कहिएगा? कैस्पियन सागर झील, जो आपका रसिया के पास पड़ता है, ठीक है। तो झील से अक्सर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंडिया का सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा कहिएगा? तो चिल्का झील हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा, मिलाने के लिए भी पूछ देता है, ठीक है ना। सबसे गहरा झील बैकाल झील है, सबसे लंबा झील तो आपका टंगानिका झील है। ये सब पूछ लेता है, ठीक है, मिलाने के लिए पूछ देगा तो फंस जाइएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह किस निजी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, स्वदेशी जासूसी उपग्रह कहने का मतलब क्या है कि जो भी अर्धसैनिक बल है उसको सूचना पहुंचाने के लिए ये जो है हम लोग खुद से, ऐसा नहीं है कि पहली बार बना रहे हैं, ठीक है। दूसरे देश का, दूसरे जो अपना बिना स्वदेशी, ठीक है, पहले हम लोग छोड़ भी चुके हैं। तो अपना क्या है ना, स्वदेशी जासूसी उपग्रह है कि अपना देश का कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसका लॉन्च जो है आपका अप्रैल महीना में गर्मी के समय में किया जाएगा। और कौन करेगा भाई? फाल्कन के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? फाल्कन, ठीक है ना। तो फाल्कन को याद रखिएगा। ये कौन है भैया? स्पेस एक्स, जो अपना एलन मस्क की कंपनी है, उसी के द्वारा इसको छोड़ा जाएगा। और इसका जो कंट्रोल वाला जो सिस्टम है वो आपका बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा किया गया भैया? ये आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो टाटा TASCL को याद रखिएगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ये आपका विकसित किया गया है जासूसी उपग्रह। और छोड़ा किसके द्वारा जाएगा? फाल्कन के द्वारा। फाल्कन किसका है? एलन मस्क की कंपनी है। इसका जो है कंट्रोल करने का ये आपका जो है केंद्र कहाँ होगा? तो बेंगलुरु में छोड़ा जाएगा, मतलब स्थापित किया जाएगा। तो ये है हमारे टाटा, ठीक है। ये इसको जो है जासूसी उपग्रह बनाया है। तो भारत क्या किया है? अप्रैल में स्पेस एक्स रॉकेट पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL द्वारा विकसित अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगा। इसका उपयोग क्या है भाई? सशस्त्र बलों द्वारा गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। जो सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल द्वारा, सशस्त्र बल मतलब क्या हो गया?
जितने भी अपना अर्धसैनिक बल दे रहे हैं वही सशस्त्र बल है। इस उपग्रह को क्या कहते हैं, बेंगलुरु स्थित ग्राउंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से लगातार निर्देशित और निगरानी की जाएगी। ठीक है, तो जानकारी जुटाएगा। अब इस जानकारी को हम लोग क्या, जो हम लोग का पड़ोसी देश है जिसके पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, जैसे कौन है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, उसको भी हम लोग साझा कर सकते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व में बहुत सारे देश है, उसको भी साझा कर सकते हैं। तो इस तरह का अपना होना, ठीक है, हम लोग किसी को बेच भी सकते हैं बना करके, है कि नहीं, निर्यात करें। अभी जैसे हम लोग ब्रह्मोस बेच रहे हैं ना, तो उसी तरह से तो एक तरह का ये बहुत बड़ा उपलब्धि माना जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये भैया यूपी में किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में। योगी बाबा के क्या है भाई, राज में ये चीज हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। चलिए यहाँ पे कुछ बताने का थोड़ा सा फैक्ट चीजें थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। इस बार का जो है भागीदार देश सऊदी अरब को रखा गया है। बहुत ज्यादा पर्यटन उधर जाता है कि नहीं, हम लोग जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 22 फरवरी से किया जा रहा है। ठीक है, कल ही था आपका। इसमें 120 से अधिक क्या कहिए भैया शहरों के जो ट्रेवल एजेंसी है वो लोग भाग ले रहे हैं। सऊदी अरब इस आयोजन के लिए क्या है, भागीदार देश है। कहाँ पे हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। बिल्कुल भी थोड़ा सा समझते चले हम लोग। ऑपरेशन क्या है भाई, स्पाइट्स। ठीक है, किसने लॉन्च किया ऑपरेशन स्पाइट, कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना यूरोपियन यूनियन, इसको बिल्कुल भी जानिएगा, यूरोपियन यूनियन को बिल्कुल भी भली बात आप जानते हैं, यूरोप के जो भी देश है उसका एक यूनियन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन कहते हैं। स्थापना क्या कहिएगा, 93 में इसका मुद्रा भी चलता है। ठीक है, 99 में घोषणा किया गया था और 2000 से लोग मुद्रा चला रहे हैं। ठीक है, तो मुद्रा अभी लोग 20 देश ऐसा है जो यूरो मुद्रा भी चलाता है। तो ये यूनियन के द्वारा क्या कहा गया भैया, इसके द्वारा कहा गया है कि लाल सागर में अभी जो है ना व्यापार में बहुत ज्यादा बाधा हो रहा है। पहले आप ये समझ जाइए थोड़ा, लाल सागर का स्थिति बहुत बार बताएं, फिर बता देते हैं। ये है लाल सागर। ठीक है, उधर से आइएगा तो यहाँ पे आपका सूएज नहर होगा, और सूएज नहर इधर जो है आपका भूमध्य सागर है, और इसके ऊपर में जो भी देश होगा ना वो देश क्या है भैया, यूरोपीय देश है। ठीक है, और यहाँ पे आपका इधर आपको कल माल्टा भी बता थे कि भूमध्य सागर में है, तो ये सब सारा कौन सा देश कहलाता है, यूरोपीय देश। अब तो यूरोप से कोई भी व्यापार अगर आपको इधर आना है, यानी हमारे इंडिया में आना है, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में एंट्री मारना है, तो एक ही रास्ता बनता है। अगर जल से आइएगा तो आपका यही वाला रास्ता, और स्थल से तो आने का उपाय नहीं। इधर हमेशा क्या होता है, लड़ाई होता रहता है, हमेशा युद्ध चलता रहता है, तो इधर तो सब गड़बड़े हो जाएगा। तो यहाँ क्या है ना, जो ये जो हूती समर्थित लोग हैं, हूती कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ के जो है ना आपका एक चरमपंथी समूह है। कहाँ पे रहते हैं, यमन में रहते हैं। ठीक है, यमन का राजधानी सना पे उसका अधिकार है। वो समर्थन किसको मिला हुआ है, ईरान का समर्थन उसको मिला हुआ है। तो ये लोग क्या करता है, अभी जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई चल रहा है। तो इजराइल और फिलिस्तीन का जो लड़ाई है, फिलिस्तीन के जो हमास जो है लड़ाके हैं, जो हमास जो चरमपंथी संगठन है, उसको अपना समर्थन दिखाने के लिए इधर से जो भी इजराइल से संबंधित या यूरोप से जो शिप भी पाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, उसको लूट लेता है। लूटता तो नहीं है, फाइनली क्या करता है, उस पर हमला कर देता है। ठीक है, और हमला करने के चक्कर में यहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा गड़बड़। तो जो भी व्यापार यूरोप के साथ होता है, यानी इधर जो भी शिप पाता है, बहुत बड़ा पंगा हो गया। तो इसको लेकर के अभी अमेरिका एक और आपका चला रहा था। क्या चला रहा था भैया, उसका नाम था आपका ये प्रोस्पेरिटी गार्जन था। ठीक है, तो उसमें 10 देश शामिल होकर के चला, फाइनली कुछ कर नहीं पाया। अब यूरोपियन यूनियन क्या किया है, ये आपका स्पाइट्स लॉन्च किया है कि लाल सागर में जो भी गतिविधि हो रहा है, कोई भी हूतियों द्वारा हो या किसी के भी द्वारा हो, ठीक है, तो इस गतिविधि को हमको रोकना है। बात समझ गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंटेनर वेंटेनर होता है ना, पूरे विश्व का जो व्यापार होता है, लगभग 33% कंटेनर और 11-12% व्यापार होता है भैया। ठीक है, अब इसका विकल्प भी बोला है कि इजराइल खोज रहा है कि यहाँ से भारत से हम लोग का जो है एक मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, वहां से आएगा, वहां से आकर के फिर आपका यूएई आएगा, फिर यूएई से ऐसे होकर के स्थल मार्ग से, यानी पानी फिर स्थल फिर पानी में जाके व्यापार करेगा। तो अभी ये विकल्प खोज रहा है। और अभी हम लोग के यहाँ पे G20 हुआ था, G20 हुआ था ना सितंबर में, तो यहाँ पे आईएमएफ का भी बात हुआ था। ठीक है, तो आईएमएफ को बिल्कुल भी याद रखेगा, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात हुआ था। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को हूतियों के हमले से बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया भाई, नौसैनिक मिशन स्पाइट्स लॉन्च किया। ठीक है, तो क्या कहिएगा, स्पाइट मिशन को किसने लॉन्च किया, यूरोपियन यूनियन ने किया है। कहाँ पे भैया, लाल सागर में, हूतियों से बचने के लिए। तो यहाँ पे 2-3-4 फैक्ट है, तो उस चीज को बिल्कुल भी जानिएगा। हूती कौन है, तो ये लोग क्या है भाई, चरमपंथी समूह है। कहाँ पे रहता है, यमन में रहता है। यमन का राजधानी सना में 2014 में कब्जा करके बैठा है, वहीं पे बैठा है। ये किसको अपना समर्थन दे रहा है, तो हमास को दे रहा है। हमास वाले कौन है, तो ये फिलिस्तीन वाले लोग हैं। ठीक है, जो गाजा में अपना अधिकार मतलब शासन प्रशासन चलाता था। और इसको समर्थित कौन करता है, ईरान। ईरान के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम रईसी है। अब देखिए लाल सागर है ना, यहाँ पे आपको बोले बाबुल मंदिर में जल संधि है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे आदम की खाड़ी है और ये आपका लाल सागर है। तो जोड़ने का काम कौन करता है, तो क्या कहिएगा, बाबुल मंदिर करता है। इधर आइएगा, सूएज नहर है। सूएज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो लाल सागर को जोड़ता है और
भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है। सुएज नहर की लंबाई कितना है, 193 किलोमीटर। ये बिल्कुल भी याद रखेगा, सिनाई पेनिनसुला याद रखना है, ठीक है, जो आपका मिस्र में पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो वाला मैप है नहीं तो अभी आपको उधर थोड़ा सा हम लेके चल देते, बता देते। पूछता है यहाँ का, देखिए ये वाला एरिया का ना स्ट्रेटेजिक बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पता होगा तो फंस जाइएगा। और ये वाला, अगर ये वाला पूछेगा तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी अब चबार बंदर का बना रहे हैं ना, तो इसका भी हम लोग का भी उद्देश्य ये है कि हम लोग अफगानिस्तान तक क्या कर सके, अपना व्यापार कर सके। तो यहाँ पे आपका जो है ये हार्मुज जल संधि है, ठीक है, ये आपका ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच, ठीक है। तो ये दूसरा है, ये फारस की खाड़ी है, ठीक है, और ये लाल सागर है। तो फारस की खाड़ी से संबंधित नहीं है, ये जो मिशन है कहाँ पे है, लाल सागर से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज आपको जल्दी जल्दी करने वाला है, चलते हैं। क्या है ये भाई, मोराधोरा, ठीक है, नाम की हड़प्पा युग के लिए बंद बस्ती की खोज कहां पर किया गया, ठीक है। तो ये देखिए आपको बताते हैं, मोराधोरा नाम का जो है ना एक हड़प्पा युग का बस्ती खोजा गया, जो आपका कितना से भैया 1900 से 2600, बहुत पुराना। जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का खोज हम लोग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत पुराने सभ्यता उनमें से एक सभ्यता माना जाता है, जिस टाइम का मेसोपोटामिया है उस टाइप का माना जाता है। जैसे हम लोग का ये मिस्र में जो है आपका नील नदी बोलते हैं ना, मिस्र की सभ्यता जो है वहां का, तो इन सब सभ्यताओं के साथ साथ माना जाता है कि बहुत पुराना सभ्यता है हम लोग का, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पे सबसे पहले खोज का काम कब शुरू हुआ भाई, तो 1921-22 में सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया, इसी वजह से इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपका मोहनजोदड़ो खोजा गया। तो इसी तरह से बहुत सारे क्या साइट खोजे गए, जहां से पता चला कि भाई एक नगरीय सभ्यता था, ठीक है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी था, जहां पे पूरा ड्रेनिंग सिस्टम से लेके सारा चीज था, है कि नहीं है। तो इसी तरह से गुजरात वाला जो क्षेत्र है, सिंध वाला जो क्षेत्र है, आपको थोड़ा सा दिखा दे, ये वाला क्षेत्र है ना, तो ये वाला क्षेत्र में ये इसका आपको सबसे ज्यादा ये साइट पाया गया है। और हाल फिलहाल में जब पाकिस्तान अलग हो गया भारत से करके, तो सबसे ज्यादा अगर कोई कहेगा कि भारत में सिंधु मतलब हड़प्पा, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा जो साइट मिला है, तो कौन सा जगह में कहिएगा, तो यही आपका गुजरात में सबसे अधिक है। फिर थोड़ा मोड़ा आपका हरियाणा में भी मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है, मगर सबसे अधिक गुजरात में ही है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा अगर साइट कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कौन सा है, तो क्या कहिएगा, ये आपका राखीगढ़ी पड़ता है, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है राखीगढ़ी। वो पाकिस्तान, अब वो नहीं मानना है, ठीक है, वो पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है ना। तो कहाँ पे है, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो गुजरात में ही ना जो आपका पुरातत्वविद वाला जो है, ये वाला आप कच्छ वाला एरिया देख रहे हैं ना, तो इसी कच्छ वाले के पास जो है आपका ये मोराधारू को खोजा गया है। और ये क्या है ना आपका एक स्क्वायर की तरह का पाया गया था, ये जो है मोराधारू स्क्वायर टाइप का इस तरह का पाया गया है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का पुरातत्वविद ने जो है इसको अच्छा से खोजा, और खोजने के बाद इसका नाम रखा गया क्या, मोराधारू, ठीक है। कहाँ पे है ये, गुजरात में। तो हड़प्पा सभ्यता को जानिए, थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता को अभी हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री में लेके जाएंगे नहीं, बस इतना जान लीजिए कि जो है जितने भी पुराने सभ्यता थी, जो भी पुराना सभ्यता देख रहे हैं, मेसोपोटामिया हो या हान सभ्यता, जितने भी पुरानी सभ्यता है, या आपका ये अरे मिस्र में जो है, ठीक है, नील नदी की सभ्यता, जो भी सभ्यता, उन सभ्यता के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है। एक आपका हड़प्पा पूर्व सभ्यता भी आता है, जो आपका 2800-2600 से लेकर 3300 तक माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग इतना दूर नहीं जाएंगे, ये जो सभ्यता की बात करेंगे हम लोग 2600 से 1900 ईसा पूर्व की बात कहा जा रहा है कि वहां की बस्ती मानी जा रही है, जिसको मोराधारो नाम दिया गया। किसके द्वारा, तो हम लोग के जो पुरातत्वविद है उसके द्वारा खोजा गया है, और गुजरात के कच्छ में ये आपको मिला है, ठीक है। यहाँ की सबसे बड़ी क्या है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड़प्पा कालीन जो मिट्टी है, मिट्टी की बर्तन है, वो सारा चीज आपका देखिए खोदाई हो रहा है, और ये आपका मिला है। तो गुजरात को आप बिल्कुल भी ये जानिएगा, ये वाला आपका कौन है भैया, ये वाला एरिया तो क्या कहिएगा, ये वाला आपका कच्छ वाला एरिया रहता है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या कहिएगा, ये कठियावाड़ वाला तट है, ठीक है। ये ऐसे करके इसको 3 भाग में, और ये खंबात वाला खाड़ी है, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे सर्कल लाइन है। ये देखिए कोई भी स्थिति हो, खास के मैप से संबंधित इस तरह की चीजों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है, आपको सब क्वेश्चन नहीं पूछता है कि फलाना ढिमकाना सर्किल लाइन पाकिस्तान को अफगानिस्तान से करता है, भारत को इंडिया से करता है, वो सब नहीं पूछता है। थोड़ा सा जगह आप दे देगा, इसी वजह से देखिएगा हम कुछ भी क्वेश्चन निकालते हैं तो आपको मैप दे देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए चीजों को अपने से नोटिस करने का कि हाँ कौन सा जगह कौन सा कहाँ पे है, नहीं है। गल्फ ऑफ कच्छ दे देगा, ठीक है, ये आपका कच्छ का रंग हम लोग पूछते हैं ना, बहुत बार पूछता है कि गल्फ ऑफ कच्छ दे देगा, और यहाँ पे आपको कठियावाड़ कर दे देगा, और ये आपका खंबात की खाड़ी दे देगा, मिलान करने के लिए दे देगा, उत्तर से दक्षिण कीजिए। अगर आपको मैप पे पकड़ नहीं है तो क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा, है कि नहीं है। तो चलता है, तो ये बस्ती सबसे पुराना है, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक मानी जा रही है, ठीक है ना। और ये हड़प्पा युग की क्या है भैया, बस्ती माना जा रहा है। क्या नाम है, मोराधारो। कहाँ पे मिला है, गुजरात में। गुजरात सबसे अधिक ये जो है
सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कहाँ पे मिला हमारे इंडिया में, गुजरात में है, ठीक है। और सबसे बड़ा स्थल कहेगा तो क्या कहिएगा, ये अपना राखीगढ़ी है जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। कहते हैं इसके क्या क्वेश्चन क्या है, किस देश ने सीमनसाई महोत्सव को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो चलिए, सीमनसाई महोत्सव किसने समाप्त किया है, जापान ने समाप्त किया है। जापान का है भाई, अपना एशिया का देश है, ठीक है। इसका इकोनॉमी क्या हुआ था, अभी हाल फिलहाल में बताए थे कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था आ गया, यानी उसके देश में कुछ चल नहीं रहा है। बढ़ती आबादी को देखते हुए इन सब चीजों पे वहां पे उन लोग का कुछ, वहां का करेंसी वरेंसी सब कुछ गड़बड़ हो गया जापान का। तो ये आपका कौन सा है, सीमनसाई। तो सीमनसाई तो यार कहाँ से संबंधित हो जाएगा, जापान से। तो जापान के प्राचीन है, 1000 साल पुराना परंपरा था ये, कितना कहिएगा, 1000 साल पुराना परंपरा है। और इसको क्या कर दिया भैया, सबसे अजीब माना जाता था, ठीक है। समापन बढ़ती आबादी के प्रभाव के कारण क्या किया, विश्व स्तर पर शोक व्यक्त करते हुए इसको बैन कर दिया गया। सीमनसाई उत्सव को जापानी संस्कृति में गहराई से निहित एक प्राचीन परंपरा है, ठीक है ना, जिसके हाल ही में सहस्त्राब्दी, मतलब कहने का मतलब 1000 वर्ष का होता है, विरासत के बाद अपना अंतिम उत्सव समापन किया है। तो ये उत्सव का नाम बिल्कुल भी याद रखिएगा, सीमनसाई उत्सव कहाँ मनाता है, जापान में। जापान का राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। इसका मुद्रा क्या है, येन है। यही येन की लफड़ा में होने के चक्कर में इन लोग का सब कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। कई द्वीपों में इसका जो है जापान बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा द्वीप तो कहिएगा तो क्या कहिएगा, होन्शु द्वीप है, जहां पे इसका राजधानी है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला द्वीप कहिएगा हेकोडो द्वीप है। अभी नहीं जाएंगे उधर, फिर लफड़ा हो जाएगा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या कहिएगा, फोमियो कशिदा है। अभी जापान और भारत का फोरम जो है, एक्ट ईस्ट फोरम का आयोजन हुआ था आपका नई दिल्ली में, अभी हम फिलहाल बताए थे आपको, ठीक है ना। चलिए, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट प्लान की स्थापना कहाँ की जाएगी। चलिए, ये तो बता ही दे रहे हैं, उसके बाद जापान से और संबंधित बताता है। अभी क्वाड बिल को पारित किया है किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और इसी क्वाड का जो है 2023 में जो बैठक हुआ था आपका जापान में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था। और जापान में क्वाड कितने देश हैं जापान में, क्वाड में, तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है, ठीक है। तो क्योंकि क्वाड बिल आपका अभी हाल फिलहाल में पारित किया गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, याद रखिएगा। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट प्लान की स्थापना कहाँ की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ पे किया जा रहा है भैया, ये आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश है। और इसी विशाखापट्टनम में अभी आपका क्या है, मिलन, जो 50 देशों के नौसैनिक ने क्या किया है भैया, भाग लिया है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो विशाखापट्टनम में भारत का बहुत बड़ा ग्रीन प्रोजेक्ट, मतलब ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट आपका क्या करने वाला है, बनने जाने वाला है। और ये क्या करेगा, एक दिन में जो है ना 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन आपका उत्पादन करेगा। कहां से, ये आपका विशाखापट्टनम से। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, एनटीपीसी, यही आपका एनटीपीसी, ठीक है। तो एनटीपीसी क्या कर रहा है, ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट प्लांट की स्थापना की जा रही है आंध्र प्रदेश के, क्या भैया, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के साथ क्या कर दिया है, समझौता किया है। इसके तहत क्या कर दिया जाएगा, हर दिन 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन की जाएगी। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन क्या है, ये बात समझते कि नहीं समझते। जो भी उत्सर्जन है ना, जो भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग स्वच्छ एनर्जी चाह रहे हैं। इस स्वच्छ एनर्जी के जो आपको जो चाहिए, मतलब बिना उत्सर्जन वाला, यानी बिना जो पूरा पर्यावरण को, जलवायु परिवर्तन में जो अपना हाथ, मतलब पूरा साया है जिसका, उससे बचने के लिए पूरा विश्व जो है आपका इन सब टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ठीक है। कि ऐसा एनर्जी हो जो ग्रीन हो, जो हरित हो, जो उत्सर्जन शून्य हो। क्योंकि 2070 तक हम लोग को क्या करना है, नेट जीरो पाना है कि नहीं। हम लोग लक्ष्य रखे थे कहाँ पे, COP26 ग्लासगो में, ठीक है, मोदी जी बोले थे। तो सुनिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन का भी, मतलब हाइड्रोजन का जो है ये कई भाग होता है। भूरा हाइड्रोजन होता है, ग्रे होता है, ब्लू होता है, हरित होता है। बहुत बार पूछ लेता है, तो आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। भूरे हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले के उपयोग करके किया जाता है, ठीक है। ये समझ गए, जो भूरा जो हाइड्रोजन का है, ठीक है, इसका उत्पादन कैसे करते हैं, तो कोयले का उपयोग करते हैं, जहां पर उत्सर्जन, जो उसका जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हवा में छोड़ दिया जाता है। और ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ये प्राकृतिक गैस, यानी प्राकृतिक गैस हम लोग देखते हैं ना, नेचुरल गैस से उत्पन्न होता है, जहां से संबंधित उत्सर्जन हवा में छोड़ा जाता है, ठीक है। और ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन क्या करते हैं, प्राकृतिक गैस से किया जाता है, जहां पे कार्बन कैप्चर कर भंडारण का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। ये ब्लू, ये इसका टर्म सबको बिल्कुल भी जान लीजिएगा, बहुत बार पूछता है कि ब्लू हाइड्रोजन किससे उत्पादन करता है, ठीक है। तो दे देगा आपको, कोयला दे देगा, जीवाश्म ईंधन दे देगा, उसके बाद प्राकृतिक गैस दे देगा, फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन किससे करता है, प्राकृतिक क्या करते हैं, गैस से करते हैं। और साथ साथ में जो उसका उत्सर्जन होता है उसको कैप्चर किया जाता है, उसको हवा में नहीं छोड़ा जाता है। मगर भूरा हाइड्रोजन ये भी आपको पूछ देता है कि ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, और सबसे अच्छा क्वालिटी का कौन सा है, ठीक है, फंस जाइएगा। तो ये आप जान लीजिए, जो भूरा हाइड्रोजन है ये सबसे बेकार होता है हाइड्रोजन की श्रेणी में, क्योंकि कोयला से किया जाता है और इसका उत्सर्जन जो होता है हवा में छोड़ दिया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से करेंगे, मगर उत्सर्जन को क्या करेंगे, हवा में भी छोड़ देते हैं। ये भी थोड़ा लाभ
हानिकारक ही है। और ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ये प्राकृतिक गैस से तो इसका उत्पादन किया जाता है, मगर क्या करते हैं ना, इसका भंडारण करके जो उसका उत्सर्जन है उसको कैप्चर किया जाता है। और हरित हाइड्रोजन क्या है, ये नवीकरणीय बिजली द्वारा संचालित होता है। नवीकरणीय का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी हम जीवाश्म ईंधन का यूज नहीं करेंगे, और जो भी है संचालित करके इलेक्ट्रोलाइसिस से उत्पन्न किया जाता है। अब कोई भी ग्रीन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ चीज का उत्पादन करेंगे तो उसमें तो जो उत्सर्जन है वो क्या होगा, जीरो होगा, और साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस से उत्पन्न किया जाता है। तो यही आपका है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। कहाँ पे लगने वाला है, एनटीपीसी विशाखापट्टनम में लगा रही है, और सबसे अब तक का बड़ा है। और हाल फिलहाल में आपको बताए थे कि गुजरात में आपका अडानी समूह कक्ष में बना आपका जो है सबसे बड़ा आपका ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल प्लांट लगाने वाला गुजरात में अडानी जी, ठीक है। अभी कच्छ में बताए थे कुछ दिन पहले। आइए, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक को देश का सबसे लंबी रेलवे सुरंग यानी T50 के उद्घाटन कर दिया। क्या नाम, क्या 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 कहिएगा, देश का सबसे देखिए दो तरह का होता है, एक होता है सड़क सुरंग, एक होता है रेल सुरंग। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये रेल सुरंग है। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और इसका नाम क्या है, ये कौन लिंक में आता है, क्या कहिएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया गया है। इस सुरंग का नाम क्या है, T15 है। इसका लंबाई कितना है, तो 12.7 किलोमीटर है, याद रखिएगा बस। बहुत बार अटल टनल से क्वेश्चन पूछ लिया गया, जिसको चेनानी नासरी कहते हैं, जो सड़क सुरंग है। सड़क सुरंग सबसे लंबा कौन सा है, वही चेनानी नासरी है, जिसको अटल टनल कहते हैं। इसका लंबाई कितना है, 9.02 किलोमीटर। इसी वजह से हम आपको हाईलाइट करने के लिए ये बात यहाँ पे रखे। तो रेलवे सुरंग, भारत का सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम क्या है, T50 है। कौन सा लेन देन में पड़ता है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलखंड का ये भाग है, ठीक है। कितना इसका लंबाई है, 12.7 किलोमीटर। यहीं पे सड़क सुरंग पूछेगा तो क्या कहिएगा, चेनानी नासरी यानी अटल टनल है, जिसका लंबाई कितना है भैया, 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके लिए ये इंपोर्टेंट है। आज हम आपको एकदम शॉर्टकट में लेके गए हैं, ज्यादा लंबा कहीं नहीं जाए हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे यानी कल, यानी 24 फरवरी को। तब तक के लिए नमस्कार।